Hello everyone. So today we are starting with chapter number 6 major landforms of the earth. इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी अर्थ पे लैंडफॉर्म्स जो हैं उनके बारे में हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमको यह बताया गया है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने कई बार देखा भी है कि हमारी पृथ्वी के सारे हिस्से एक जैसे नहीं है ना। कहीं पे आपको पानी देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको मैदान देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको नदी देखने को मिल जाएगी, तालाब देखने को मिल जाएंगे। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। ओके, सो अवर अर्थ हैज एन इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो हमारी अर्थ पे बहुत सारी वैरायटी है किसकी, लैंड फॉर्म्स की। और लैंड फॉर्म्स में माउंटेन्स, रिवर्स, हर चीज जो हमारी लैंड पे है ना अलग अलग रूप में, उन सब की हमने यहाँ पे बात करी है। ठीक है। और इसमें जो लिथोस्फीयर जो हमारा जमीन वाला हिस्सा है उसमें कुछ पार्ट्स आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल जाएगा और कुछ पार्ट आपको फ्लैट ना देख के ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ जैसे प्लेटूज हो गए, माउंटेन्स हो गए, वो देखने को मिल जाएंगे। और ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये दो तरीके की प्रोसेस के कारण डेवलप होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ ये बताया गया है कि द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। मतलब देखिए, जिस धरती पर हम आज रह रहे हैं, जिस धरती के ऊपर आज हम चलते हैं फिरते हैं, तो ये जो धरती के नीचे अगर हम बात करें तो बहुत सारी अर्थ के नीचे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं। ठीक है। और ये जो लेयर्स है ना ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करती हैं और यही कारण है कि हम कई बार हमको भूकंप महसूस होता है। ठीक है। आपको भूकंप कई बार हमने न्यूज में देखा है कि यहाँ पे भूकंप आ गया। ये कारण क्या रहता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के जो सतह है, अगर हम नीचे की तरफ, पृथ्वी की गहराई में जो सतह है वो अपने आप क्या करती है, मूव करती रहती है और कंटिन्यूसली धीरे धीरे वो मूव करती रहती है। ठीक है। एंड विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है। और द इंटरनल प्रोसेस। अब देखिए, ये मैंने अभी आपको बोला कि लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। तो जो पहली प्रोसेस है उसमें हम इंटरनल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इंटरनल मतलब जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ऐसा खाते ना, वो अर्थ का खुद का इंटरनल मैटर है। ठीक है। अब ये इंटरनल प्रोसेस से क्या होता है, लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो जब हमारी अर्थ के अंदर लेयर्स मूव करती हैं तो क्या होता है, धरती का कुछ हिस्सा ऊपर की ओर आ जाता है और धरती का कुछ थोड़ा हिस्सा धंस सा जाता है। ठीक है। इसी कारण माउंटेन्स बनते हैं। अगर जो हिस्सा आपका धंस गया वहां पे थोड़ा गहराई आ जाएगी तो वो आपका घाटी टाइप का बन जाएगा। ठीक है। इसके बारे में आगे और देखेंगे। और ये यहाँ पे एक पिक्चर में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। जैसे ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा ओशन वाला जो एरिया है उसके बारे में बताया है। और इस ब्लू पोर्शन के जस्ट अबव ये जो ग्रीन वाला पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं प्लेन। अब प्लेन क्या होते हैं, जो समंदर के जस्ट बाद जो जमीन का हिस्सा लगा होता है, समंदर से जो जमीन का हिस्सा लगा होता है वो काफी दूर तक बिल्कुल मैदान की तरह होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। वहां पे आपको ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। अब जब प्लेन में आप और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लेन के बाद आपको ये जो येलो कलर में प्लेटू शो किया गया है। अब प्लेटू क्या होता है ये भी प्लेन जैसा ही है लेकिन ये प्लेन से ऊंचाई पर होता है। ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लेटू, और प्लेटू को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। और प्लेटू से भी अगर आप और ऊपर चले जाएं तो देखिए, प्लेटू से अगर मैं ये येलो वाला हिस्सा जो प्लेटू है इससे मैं और ऊपर चला जाऊं तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अगर अकेला माउंटेन है तो उसे माउंटेन बोल दिया, और अगर उसके आसपास बहुत सारे माउंटेन्स है जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, ये व्हाइट व्हाइट एरिया से ये बर्फ जमी हुई दिखाई है माउंटेन्स के ऊपर, तो ये देखिए कितने तीन चार आपको यहाँ पे शो किए। तो ये क्या हो गया, एक माउंटेन नहीं है, दिस इज नोन एज माउंटेन रेंज। ठीक है। ये पर्वत की क्या है, श्रृंखला है, लाइन से बहुत सारे माउंटेन्स है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं ये पानी आया हुआ है, नदियों नदियों का पानी समंदर में आके मिल रहा है। और ये पोर्शन में आपको लेक देखने को मिल रही है, यहाँ से भी एक ये नदी निकल के आई है। ठीक है। तो इस पिक्चर में हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में समझाया गया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहली प्रोसेस तो हमने देख ली इंटरनल प्रोसेस, जो कि हमारी अर्थ के अंदर जो जमीन के कुछ हिस्से, जमीन की कुछ लेयर्स है वो मूव करती रहती है, तो जमीन का कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है, कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है, जिससे माउंटेन्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। एंड एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब यहाँ पे ये बताया जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये क्या है, कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन, मतलब हमारा जो जमीन का जो हिस्सा है वो कंटिन्यूअसली वो क्या हो रहा है, वो डिग्रेड कर रहा है। जैसे मान लीजिए वहां से कोई नदी बह रही है, तो वो जमीन के उस हिस्से को क्या करेगी, अपने साथ बहा के ले जाएगी। और हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम जिस लैंड सरफेस पे हम रहते हैं, तो हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी एरिया में तालाब नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगी यार इस एरिया में पानी की बड़ी दिक्कत है, तो जमीन के इतने बड़े एरिया को आप क्या कर दीजिए, खुदाई करके गहरा कर दीजिए, ताकि आने वाले मौसम में जब पानी गिरे तो उस एरिया में आपको एक तालाब बन जाए। तो ये हम लोग रीबिल्डिंग कर देते हैं लैंड सरफेस की। तो ये भी हम लोग लैंड सरफेस में करते रहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। और द वेरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। तो अर्थ सरफेस अगर अपने आप हटता जाए तो उसको हम इरोजन के नाम से जानते हैं। एंड द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब अगर सरफेस कम होता जा रहा है, मतलब सरफेस की, जैसे मान लीजिए अभी जमीन का जो हिस्सा है वो इतना ऊंचा था, लेकिन इरोजन होने के कारण उसकी हाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर कम हो गई तो उसको हम इरोजन बोल रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई जमीन का हिस्सा आज इतना नीचे था, लेकिन उस पे डिपोजिशन होने लगता है। मतलब उस पे डिपोजिशन होने से क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो हाइट होती है वो बढ़ने लगती है। ये दो तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। और ये जो दोनों प्रोसेस हैं, इरोजन और डिपोजिशन, ये दोनों बहते हुए पानी के कारण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी नदी है, जब वो पहाड़ों से निकलती है, तो वो क्या करती है, पहाड़ों की मिट्टी को काटते हुए निकलती है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इरोजन। ठीक है। और ये नदी जब पहाड़ों से निकल कर काफी दूर चली जाती है, तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहाते हुए ले जाती है। तो जिस एरिया में जब ये जो नदियां होती हैं, जब समंदर में जाके गिरती हैं, तो उस एरिया में पूरी मिट्टी क्या कर देती है, डिपॉजिट कर जाती है ना। तो उस एरिया में आपको डिपोजिशन देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बताया था कि जो दोनों प्रोसेस है, रनिंग वाटर के कारण भी होती है, आइस के कारण भी हो सकती है, और ये विंड के कारण भी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि अगर हमें सॉइल इरोजन को रोकना है, तो आप बहुत सारे पेड़ लगाइए। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है, तो जमीन के ऊपर की जो सॉइल की लेयर है वो हवा के साथ उड़ उड़ के आगे चली जाती है, और वहां पे सॉइल की कमी हो जाती है, तो उस जगह को हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे सॉइल इरोजन हो गया। अब पेड़ लगाने से क्या होगा, अगर हम बहुत सारे पेड़ लगा देंगे, अगर हम फॉरेस्ट को डेवलप कर देंगे, तो फॉरेस्ट की जो पेड़ों की जो जड़ होती है वो सॉइल को बिल्कुल ग्रैब करके रखेगी, और जब बहुत तेज हवा चलेगी तो उनको भी वो पेड़ पेड़ क्या करेंगे, उन हवा को भी स्लो डाउन करेंगे। इस कारण वहां पे सॉइल इरोजन भी नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हमें सॉइल इरोजन रोकना है, तो हम लोगों को बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे। एंड ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। अच्छा, यहाँ पे ये बताया कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स को आपको ब्रॉडली अगर हम बताना चाहते हैं कि ये वाला लैंडफॉर्म है और ये वाला लैंडफॉर्म है, तो वो हम कैसे बताते हैं, वो हम उसका एलिवेशन या फिर स्लोप देख के बताते हैं। एलिवेशन मीन वो कितना ऊंचाई पर है ना। स्लोप मीन्स वो कितना स्लोप पर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माउंटेन्स की बात करें, तो माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं। देन वी हैव प्लेटूज माउंटेन के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है हाइट में, वो प्लेटू होता है। और उसके बाद हमारे एंड में आते हैं प्लेन्स, जो कि समंदर से लगे हुए एरिया होते हैं, बिल्कुल खाली मैदान की तरह होते हैं। अब हम इन तीनों चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से रखना, हमारी अर्थ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है, उसमें मेनली हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में, प्लेटूज के बारे में और प्लेन्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमको माउंटेन्स के बारे में बताया गया है। अब माउंटेन क्या है, अभी मैंने आपको बताया। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ सरफेस का कोई भी नेचुरली अगर कोई भी हिस्सा बहुत उठ गया है ना, बहुत जिसने हाइट गेन कर ली है, तो वो क्या होता है, वो माउंटेन होता है। ओके, द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। ठीक है।
तो हमारा जो माउंटेन होता है उसका जो समिट होता है, जो उसकी जो चोटी होती है वो बहुत छोटी होती है, और जो उसका बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। जैसा कि आपने देखा माउंटेन कुछ इस तरीके से शुरू होते 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 ऊपर जाके उनकी क्या बन जाती है, माउंटेन की चोटी बन जाती है, ठीक है, पीक बन जाती है, एंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। और माउंटेन क्या होते हैं, अपने आसपास के एरिया से बहुत ऊंचे होते हैं। और कुछ माउंटेन्स तो सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, और कुछ माउंटेन तो इतने ऊंचे होते हैं कि वो बादलों से भी ऊंचाई, बादलों से भी ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे आप माउंटेन में ऊपर की ओर जाएंगे, माउंटेन की चढ़ाई करेंगे, तो आपका जो क्लाइमेट है वो क्या होता जाएगा, बहुत ठंडा होता जाएगा, वहां पे आपको बहुत ठंड लगेगी। तभी तो माउंटेन्स के टॉप में जब हम देखते हैं तो जनरली माउंटेन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। और यहाँ पे कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, किससे, आइस से, रिवर्स ऑफ आइस। सम माउंटेन्स आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। और कुछ जो माउंटेन है वो क्या है, वो एक्चुअली में माउंटेन ना होके वो जमी हुई नदियां होती हैं, ठीक है, वो नदियां हैं जो कि क्या हो गई, अपनी जगह पे जम गई हैं, और वो भी किसका काम करती है, माउंटेन की तरह दिखती हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं ग्लेशियर। इसको आपने कई बार सुना भी होगा ग्लेशियर के बारे में। तो ये क्या होते हैं ग्लेशियर्स, जब नदी, कोई नदी अगर बहती रहती है और अगर वो बहते बहते जम जाए बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण, तो वहां पे वो नदी ग्लेशियर ग्लेशियर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये ग्लेशियर भी काफी ऊंचे ऊंचे देखने को मिलते हैं, है ना, माउंटेन्स की तरह। और कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो आप देख नहीं सकते। अब ये क्या बात हुई भाई, क्या माउंटेन्स क्यों नहीं देख सकते, माउंटेन्स तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो उसका कारण ये है कि वो माउंटेन जो होते हैं वो हमारे समंदर के अंदर होते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। अब लेकिन एक टाइम तो हुआ होगा हमारी पृथ्वी पे जब वो माउंटेन पानी में डूबा नहीं होगा, लेकिन हमारी अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी अर्थ के जो ग्लेशियर्स हैं, जो कि जमी हुई नदियां हैं, जो ग्लेशियर्स होती हैं, वो पिघल रही हैं। जब वो पिघलती हैं तो उनका पानी समंदर में आ जाता है, और उससे क्या हो रहा है, जो माउंटेन कभी पूरे आपको दिखते थे वो पानी में डूब गए, और आज वो इतना पानी में डूब चुके हैं कि आप तो आपको दिखते ही नहीं, आपको सिर्फ समंदर ही समंदर दिखता है, लेकिन उसके नीचे माउंटेन्स भी आप अगर देखें तो देखने को मिलेंगे। और बहुत खराब क्लाइमेट होने के कारण जो बहुत कम लोग होते हैं जो माउंटेन माउंटेन एरियाज में रहते हैं, क्योंकि माउंटेन एरिया में लाइफ को स्पेंड करना बहुत मुश्किल होता है ना, बिकॉज सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, बहुत स्लोप्स जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं वहां पे, ठीक है, बहुत स्टीप स्लोप होते हैं बिल्कुल। एंड लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब आप माउंटेन पे कैसे फार्मिंग करेंगे, माउंटेन पे आपको प्लेन जैसा एरिया तो मिलता नहीं है कि आपको एक थोड़ा एरिया मिल जाए जहाँ पे आप खेती कर ले, है ना। माउंटेन तो बिल्कुल ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, वहां पे खेती करना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम में एक माउंटेन दिख रहा है, ठीक है, ये माउंटेन में ऊपर पूरे बर्फ जमी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक अकेला माउंटेन है तो हम उसको माउंटेन ही बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे माउंटेन अगल बगल है एक दूसरे के तो उनको क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज, मतलब पर्वतों की श्रृंखला, है ना, पूरा ग्रुप रहता है माउंटेन्स का। जैसे कि हिमालयास क्या है, माउंटेन रेंज है, और माउंट एवरेस्ट उन्हीं माउंटेन रेंज में एक अकेला माउंटेन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, द हिमालयास, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन्स बहुत अलग अलग हाइट में और शेप में देखने को मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो कि हमें बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे हमको माउंटेन्स के तीन तरह के टाइप्स बताए, थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन्स, सेकंड वन इज ब्लॉक माउंटेन्स, एंड द थर्ड वन इज द वॉल्केनिक माउंटेन। अब इनको बारी बारी से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है ना, जो हिमालयाज में जितने भी माउंटेन्स हैं, और द एल्फ नाम की भी एक माउंटेन रेंज है, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रज्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स,
ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया कि अगर हम बिल्कुल न्यू फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो वो है आपकी हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स। ये बहुत यंग है, मतलब ये अभी अभी बने हैं, कुछ करोड़ों साल पहले। लेकिन इनसे पुराने भी कुछ हमारे पास माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी यूराल्स माउंटेन्स की इसके पहले वाले चैप्टर में। यूराल्स माउंटेन्स एशिया और यूरोप को अलग करता है, और यूराल्स माउंटेन हमारी अर्थ का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है, जो कि फोल्ड माउंटेन है। हिमालय तो बहुत उसके बाद बना था, वो तो बहुत करोड़ों साल पहले ही बन गया था, हिमालयन माउंटेन्स के भी पहले। अब यहाँ पे द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और जैसे कि यूराल से उसी तरह अरावली रेंज को भी यहाँ पे बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन बोला है। लेकिन यहाँ पे जो अरावली रेंज है, द रेंज हैज कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन। लेकिन इरोजन होने के कारण अब ये अरावली का जो सरफेस, जो अरावली माउंटेन से बहुत क्या हो चुके हैं, बहुत इनका इरोजन हो चुका है। मतलब अगर ये पहले बहुत ऊंचे थे तो ये आज ये उतने ऊंचे नहीं है, क्योंकि इनका जो इरोजन हो गया है। किसके कारण? बहुत तेज हवाओं के कारण, पानी बहने के कारण, नदियां जो बहती हैं, इसके कारण अब ये जो माउंटेन है ये बहुत इरोड हो चुका है। उसके बाद द एपेल्शियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन। देखिए यहाँ पे यूरल माउंटेन्स के बारे में जो रशिया में वो भी बताया है। तो ये फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये किस तरीके थोड़े राउंडेड फीचर्स के साथ हैं, और इनकी जो एलिवेशन है बहुत कम है, मतलब इनकी जो हाइट है वो भी बहुत कम है। लेकिन दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। जैसे कि मैंने अभी आपको पता है, हमारी अर्थ का सबसे पुराने माउंटेन रेंज में भी यूरल माउंटेन्स का नाम आता है। अब हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बहुत डिटेल में। तो ये जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ये भी सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, द ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अब एक काम करते हैं, हम ब्लॉक माउंटेन्स की एक पिक्चर देख लेते हैं जो मैंने खुद बनाई है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बताया। ये वाली पिक्चर में आप देखिए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। अब यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। पहले डायग्राम में आपको दिख रहा है क्रैक अपीयर्स ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको एक क्यूबिकल शेप में दिख रहा है, ये एक्चुअली में हमारे अर्थ का एक हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, मान लीजिए यहाँ पे घास है, ठीक है, तो मैंने उसको हरा कलर से आपको शो किया है। अब उसके नीचे तीन लेयर को मैंने ले लिया, अर्थ की तीन लेयर्स को मैंने ले लिया है। अब होगा क्या कि मान लीजिए थोड़ा आप सॉरी मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे क्या मिला आपको देखने को? क्रैक देखने को मिला। अब ये क्रैक दो जगह से आया, और एक क्रैक नीचे तक क्या हो गया, अर्थ के नीचे तक की लेयर्स में क्या हो गया, एक क्रैक स्प्रेड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़े थोड़े कुछ टाइम के बाद क्या होगा, देखिए सेकंड डायग्राम में आप देखिए, जो जहाँ पे जो लैंड का वो एरिया जो दोनों क्रैक्स के बीच में था ना, वो एरिया क्या हो गया, जमीन के अंदर चला गया, मतलब जमीन के अंदर स्लाइड हो गया, धस गया, ठीक है। तो उसको मैंने डाउन एरो से देखिए यहाँ पे डिनोट किया है। लेकिन वो दोनों एरिया जो उसके अगल बगल थे, जहाँ से क्रैक स्टार्ट हुए थे, वो एरिया अपनी जगह पे ही है। लेकिन अब जब ये जो बीच वाला जो एरिया है, जब वो जमीन के अंदर चला गया, तो वो दोनों एरिया आपको ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एरिया आपके क्या हो गए, अपलिफ्ट हो गए, ऊपर की ओर आ गए हैं। अब देखिए इसी तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है ब्लॉक माउंटेन्स का। तो देखिए अब ये जो एरिया था, जो अब नीचे चला गया है ना, तो यहाँ पे अगल बगल में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये जो ऊपर वाला एरिया ये ऊंचाई पर दिखेगा, और इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और ये ब्लॉक्स की तरह दिखेंगे क्योंकि ये क्रैक से डेवलप हुए हैं, तो ये बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह दिखेंगे। ये आपको कुछ इस तरीके से नहीं दिखेंगे, ये बिल्कुल आपको ब्लॉक्स की तरह दिखेंगे। मतलब आप ऐसा आगे जाएंगे और बिल्कुल ब्लॉक की तरह बिल्कुल आपके सामने एक बहुत बड़ा सा पहाड़ देखने को मिलेगा। तो इन दो डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन कैसे होता है। रिमेनिंग लैंड विल लुक लाइक ब्लॉक माउंटेन, एंड यहाँ पे मैंने बोला है कि द लैंड बिटवीन द क्रैक सिंक्स, मतलब वो धस गया अंदर जमीन में। इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, एंड अब देखिए बुक में वापस हम देखते हैं। अब यहाँ पे बुक में आपको ये पिक्चर भी शो करी हुई है, आप ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस पिक्चर में भी आपको वही डायग्राम आपको अच्छे से बताया गया है।
इस डायग्राम में वही बताया कि देखिए जो एरिया अंदर धस जाता है क्रैक होने के कारण, उस एरिया को ग्रेबन बोल दिया है, और जो एरिया ऊपर की ओर देखो एरो से आपको डिनोट किया, उस एरिया को होस्ट बोलते हैं। अब द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में बताया कि जो राइन वैली है और एंड द वॉस्जेस माउंटेन्स इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। आप इंटरनेट पे इसको सर्च करके देख सकते हैं, ये माउंटेन्स आपको बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह दिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के माउंटेन्स में यहाँ पे हमको वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में बताया है। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको भी एक पिक्चर के साथ समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी पिक्चर बनाई है। ये जमीन का ऊपर वाले हिस्सा जहाँ पे घास है वहां पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया है, और ये जमीन के अंदर वाले हिस्से को ब्राउन कलर से डिनोट किया है। अब क्या होता है कभी कभी कि हमारी अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है हमारी अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, और वो किसका फॉर्म ले लेती हैं, बिल्कुल लावा का फॉर्म ले लेती हैं, जिसको हम मैग्मा भी बोलते हैं, और ये बिल्कुल आग की तरह होता है। ठीक है, तो इसको मैंने रेड कलर से डिनोट किया है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है जमीन के अंदर कि ये जो मैग्मा और ये जो लावा होता है वो जमीन के अंदर से स्पेस बना लेता है अपने लिए, और वो बिल्कुल ऊपर आने लगता है। ठीक है, फिर वो देखिए लैंड का थोड़ा सा हिस्सा था, वहां पे ऊपर आके फूट जाता है, तो हम बोलते हैं ज्वालामुखी। जैसे हम बोलते हैं ना ज्वालामुखी फट गया है ना, वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो ये जब लावा जो निकल रहा है ये निकलता जाएगा और निकलता जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, ये लावा सूख जाएगा, है ना, और जब ये लावा सूख जाएगा तो वहां पे क्या होगा, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, है ना। और जब ये लावा फिर कभी ये जो हमारा वॉल्केनो है जब ये फिर से कभी फटेगा तो फिर से लावा आएगा, फिर से लावा निकलेगा, वो फिर से उस पे सूख जाएगा गिर के, है ना। तो इस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन की जो हाइट होती है, वो जब भी वॉल्केनिक माउंटेन में इरप्शन होगा, जब भी वो फटेगा, वो उसकी हाइट को बढ़ाता चला जाएगा। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है वो हमको बुक में भी शो किया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। अब ये जो वॉल्केनिक माउंटेन है ये मेरे ख्याल से माउंट फूजी की पिक्चर है, ठीक है। माउंट फूजी कहाँ पे, माउंट फूजी जापान में है, ठीक है। और ये देखिए ये बिल्कुल, ये एक्चुअली में वॉल्केनिक माउंटेन है, और ये यहाँ वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये कभी भी मतलब फट भी सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक पिक्चर और यहाँ पे डिनोट करिए कि ये हमारे माउंटेन का एरिया आपको दिखा दिया है पूरा यहाँ पे, और ये नीचे आपको लावा देखने को मिल रहा है, ये लावा जगह बना के ऊपर की ओर बढ़ता है, और यहाँ माउंटेन के बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा होल रहता है जिसको हम वेंट बोलते हैं, वहां से ये लावा बाहर निकलता है और वापस से ये सरफेस पे गिरने लगता है ना माउंटेन के। और फिर जब ये सूख जाता है तो उस तरीके से माउंटेन का शेप ये, सॉरी, उस तरीके से माउंटेन की हाइट वापस से बढ़ने लगती है। यहाँ पे लिखा है द मैग्मा बिल्ड्स अप हियर अंडर इनॉर्मस प्रेशर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी अर्थ के अंदर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। तो प्रेशर के कारण मैग्मा ऊपर आ जाता है और जमीन से फटता है, और वहां पे जब वो सूखता है लावा तो वहां पे माउंटेन का फॉर्मेशन होने लगता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फूजी यामा। ये देखिए वो जो पिक्चर मैंने अभी आपको शो करी थी वो फूजी की ही पिक्चर है, माउंट फूजी यामा या फिर माउंट फूजी इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। एंड फिर यहाँ पे माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन बहुत यूजफुल है हमारे लिए, और उसमें पानी भी बहुत स्टोर होता है, और बहुत सारी जो नदियां होती हैं उनका जो सोर्स होता है वो माउंटेन्स के ही ग्लेशियर से निकल के आती है, ठीक है। एंड जो रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं ना, एंड द वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज ऑफ पीपल। माउंटेन्स पे रिजर्वायर बना दिए जाते हैं और वही पानी को लोग यूज करते हैं, और माउंटेन से जो पानी मिलता है उसको हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, सिंचाई के लिए यूज करते हैं, और बिजली बनाने के लिए भी माउंटेन से हमें जो पानी मिलता है बिजली बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में उसको यूज करते हैं। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ
क्रॉप्स। अब देखिए जहाँ से नदी निकलती है वहां पे हम उस जगह को हम बोलते हैं रिवर वैली। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए जमीन का एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, अब उस हिस्से के बीच में से निकली है नदी। तो जब वहां से नदी बहेगी तो आसपास की जमीन में जो ग्राउंड वाटर का लेवल होगा वो अच्छा हो जाएगा, है ना। वहां की जो जमीन होगी वो काफी उपजाऊ जमीन हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब हम वहां पे खेती करेंगे तो वहां पे क्रॉप्स बहुत अच्छी उगेगी, है ना। दैट इज वाई यहाँ पे ऐसा बताया है कि द रिवर वैलीज आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मीन्स वहाँ पे आपको तरह तरह के फ्लावर्स की वैरायटी देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको तरह तरह के प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहाड़ आपको फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आपको फॉडर मतलब गाय भैंस के लिए आपका चारा भी आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। शेल्टर आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो गम होता है ना वो भी हमको पहाड़ से मिल जाता है, रेजिन से ना, एटसेट्रा। एंड माउंटेन्स आर वेरी फेमस अमंग द टूरिस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे हम जरूर जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस के पास कई लोग मतलब ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा होता है। और यही कारण यहाँ लिखा भी है, दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। मतलब वहाँ का जो सीन होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग माउंटेन्स में टूर करना ज्यादा पसंद करते हैं। And several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, skiing are popular in the mountains। माउंटेन्स में आपने देखा होगा लोग स्कीइंग करते हैं ना। ये देखिए, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्कीइंग। ये बर्फ के ऊपर बिल्कुल स्लाइड करते हुए एक बहुत अच्छा गेम होता है ना, गेम सॉरी, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। और पैराग्लाइडिंग आप जानते ही हैं, एक एरोप्लेन के शेप का आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ आप पहाड़ से जंप करते हैं और आप उड़ते उड़ते नीचे जमीन तक आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको फोल्ड माउंटेन्स के बारे में शायद नहीं बताया है, तो इस पिक्चर में फोल्ड माउंटेन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे अभी ब्लॉक माउंटेन तो देख ही लिया, वॉल्केनिक माउंटेन हमने ये देखिए, ये फोल्ड माउंटेन्स के बारे में यहाँ पे मैंने समझाया है। जैसे कि जो फर्स्ट वाली पिक्चर है उसमें देखिए, अर्थ क्रस्ट बिफोर फोल्डिंग। अब फोल्डिंग कैसे होती है, हमने ब्लॉक माउंटेन तो समझ लिए कि पहले क्रैक आएगा, फिर जमीन में जो जमीन का वो हिस्सा जो क्रैक के बीच में होता है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स में देखिए, ये हमारा जमीन का एक हिस्सा है और आपको बहुत सारे लेयर्स मैंने शो करके दिखाई है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे दो एरो दिख रहे हैं ना, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आपको दो एरो दिख रहे हैं। अब ये एरो बता रहे हैं कि हमारी अर्थ की जो लेयर है वो एक तरफ से इस डायरेक्शन में आ रही है और एक तरफ से इस डायरेक्शन में आ रही है। अब जब ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्शन में जाएंगी और जब आपस में टकराएंगी, तो ये टकराने से क्या होती है, टकराने से फोल्ड होने लगेंगी और एक माउंटेन की तरह शेप लेना शुरू कर देंगे वहां से। दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, जब ये दोनों लेयर्स टकराई तो देखिए यहाँ पे बीच में फोल्ड आ गया है ना। अभी जो फोल्ड आ गया ये थोड़ा ऊंचा हो चुका है, ये जो जमीन का हिस्सा है ये थोड़ा ऊंचा हो गया है ना, तो ये एक माउंटेन का शेप ले लेता है ये। तो आफ्टर फोल्डिंग वहां पे माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में जाना, हमने वॉल्केनिक माउंटेन्स भी देख लिया, हमने ब्लॉक माउंटेन्स भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं माउंटेन्स के जस्ट बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो क्या है, वो है प्लेटूज। ठीक है, अब ये प्लेटूज क्या होते हैं। सो अ प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड एंड इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल फ्लैट लैंड होता है और अपने आसपास के एरिया को पूरा सराउंड करता है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्लेन और प्लेटू दोनों को आपको अच्छे से समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है। देखिए, अब ये जो ब्लूइश एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया सी लेवल, मतलब ये समंदर जहाँ पे हमारी अर्थ से मिलता है, ठीक है? जहाँ पे हमारा समंदर हमारी अर्थ से मिलता है। तो देखिए, समंदर जो सी लेवल है उसके जस्ट बाद से शुरू होते हैं हमारे ज़मीन, और काफ़ी दूर तक बिल्कुल प्लेन एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब जब ये प्लेन एरिया से हम और आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए थोड़ी-थोड़ी करके हाइट हमारी बढ़ती जाएगी, और फिर जो एक और प्लेन एरिया हमको दूसरी बार में जो मिलेगा, उस एरिया को हम बोलेंगे प्लेटू, ठीक है? तो देखिए, अगर हम प्लेन से देखें तो ये जो प्लेटू है ये हमारे को थोड़ी हाइट पे दिखता है, इसलिए इस प्लेटू को कभी-कभी हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और जो प्लेटो की हाइट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पे बताया है, ये वेरी करती है 100 मीटर से लेके सेवरल थाउजेंड मीटर तक, ठीक है? तो ये तरह-तरह के प्लेटो होते हैं, तो उनकी हाइट भी बिल्कुल डिफर करती रहती है। एंड प्लेटोस लाइक माउंटेन्स में बी यंग और फोल्ड। ठीक है। प्लेटोस के आसपास जो माउंटेन है वो आपके यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं। और हमारे इंडिया में एक प्लेटू है जिसको हम डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं, और ये हमारी इंडिया का सबसे पुराना प्लेटू है। और केन्या जो एक कंट्री है वहां पे भी एक प्लेटू है जिसको ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू के नाम से जानते हैं, ठीक है? युगांडा और टंजानिया में भी आपको, एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अदर एग्जांपल्स, है ना? मैं फिर से बताता हूँ, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या, टंजानिया एंड युगांडा, एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अदर एग्जांपल्स। ये भी सब प्लेटू के एग्जांपल्स हैं। और द तिब्बत प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। मतलब यहाँ पे मैंने आपको ये जो डायग्राम दिखाया था, इस डायग्राम में देखिए सी लेवल आपको इतना दिख रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए अभी ये जो प्लेटू है ये शायद से 1000 मीटर की हाइट पे है, लेकिन जो तिब्बत वाला प्लेटू है उसकी हाइट समझ लीजिए बहुत ज्यादा है, मतलब वो आपको और ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। उसकी हाइट और ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ से आपको शुरू होगा तिब्बत प्लेटू, है ना? उसकी हाइट 4000 मीटर से 6000 मीटर तक जा सकती है सी लेवल से। और जो प्लेन होते हैं उनकी हाइट तो सी लेवल के बहुत आसपास ही होती है ना, कुछ 1500 मीटर्स के भी आपको नीचे ही मिल जाएगी उनकी हाइट तो, ठीक है? एंड प्लेटूस आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट बहुत अच्छा होता है, तो ये बहुत यूजफुल हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे भी आप खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हमारी अर्थ में जो बहुत सारे माइनिंग वाले जो एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी खदानें होती है ना, कहीं पे आपको गोल्ड माइन दिख जाएगी, कहीं पे आपको आयरन माइन मिल जाएगी ना, तो ये सब भी आपको प्लेटू वाले एरिया में ही देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे बताया है कि जो अफ्रीकन प्लेटू है ये बहुत फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए, मतलब यहाँ पे सोने की खदान और हीरे की खदान देखने को मिलती है अफ्रीकन प्लेटू में। एंड इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू। और हमारे इंडिया का एक हिस्सा है जिसको हम छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं, वहां पे आपको लोहे की खदान मिल जाएगी, कोयले की खदान मिल जाएगी, और मैंगनीज की खदान मिल जाएगी। In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height in as the river falls from a great height। अच्छा, प्लेटू एरियाज में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा माउंटेन है, यहाँ से कोई नदी बहते हुए आ रही है। अब माउंटेन के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है प्लेटू। अब माउंटेन से निकल के अब हमारे प्लेटू पे फ्लो कर रही है। अब प्लेटू से बाद में जो हमारा जमीन का हिस्सा होता है उसे हम प्लेन के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको डायग्राम में यहाँ पे ये एक सेकंड, ये देखिए, ये जो डायग्राम में मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लेटू है ये बहुत ऊंचा है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो ये जो ढलान आपको दिख रही है ना, ये जो स्लोप दिख रहा है, इस स्लोप से वो नदी नीचे गिरेगी बहुत स्पीड में ना, तो वहां पे आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, है ना? और वाटरफॉल जब जहाँ पे गिरेगा वहां से आपका प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पे बताया है कि बहुत सारे जो प्लेटूस होते हैं वहां पे आपको वाटरफॉल्स देखने को भी मिलेंगे।
देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, है ना। प्लेटू, ये प्लेटू है, ये प्लेन है। अब नदी प्लेटू के ऊपर से आई, अब प्लेन तक कैसे जाएगी? गिर के जाएगी। अब जहां से वो नदी गिर रही है वहां पे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। एंड द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू, the Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha. ठीक है, सुबर्ण रेखा, द नेम ऑफ द रिवर इज सुबर्ण रेखा। एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटक आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। ये दो एग्जाम्पल बताएं। एंड द लावा प्लेटूस आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। अब जो प्लेटू किसके कारण फॉर्म हुआ है? हमारी अर्थ की वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण फॉर्म हुआ है। और वॉल्केनिक एक्टिविटीज मतलब वहां पे कभी ना कभी हमारी अर्थ के अंदर से जो लावा है वो बाहर निकला होगा, और वो जब लावा बाहर निकला तो वो उतनी हाइट गेन नहीं कर पाया। देखिए, हमारी अर्थ के अंदर से लावा निकला, अगर उसने बहुत ज्यादा हाइट गेन कर ली तो वो माउंटेन बन जाएगा, लेकिन बहुत कम हाइट गेन करी तो वहां पे आपको प्लेटू देखने को मिलेगा। और ऐसे प्लेटूज को हम बोलते हैं लावा प्लेटूज। एंड मेनी प्लेटूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। जिस तरीके से माउंटेन भी टूरिस्ट लोगों को बहुत पसंद आता है, उसी तरह प्लेटूज भी आपको बहुत पसंद आएंगे। कई टूरिस्ट लोग प्लेटूज पे भी ट्रैवल करने जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की। जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया, माउंटेन से आप नीचे उतरेंगे तो आपको प्लेटू मिलेगा, फिर प्लेटू से बहुत स्लोप से नीचे आपको प्लेन स्टार्ट हो जाता है ना। तो अब हम प्लेन की बात करते हैं। सो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। ये बहुत लंबे लंबे मैदान होते हैं। इस पिक्चर में मैंने अभी आपको दिखाई दिया था। एंड दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। देखिए, मैंने तो अभी आपको बताया ही था कि जो हमारे प्लेन्स होते हैं, अगर हम सी लेवल से उनकी हाइट मेजर करें तो सिर्फ 200 मीटर्स तक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हमने तिब्बत प्लेटू की बात करी थी, वो तो पहुंच गया था 4000 टू 6000 मीटर्स तक। अब आप खुद सोचिए कितना ज्यादा ऊंचा है तिब्बत का प्लेटू। एंड सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, और कुछ बहुत ज्यादा लेवल में ही, बहुत ज्यादा लेवल में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल प्लेन ही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी ऊंचे नीचे देखने को नहीं मिलेंगे। एंड अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडोल्टिंग, और कुछ आपको थोड़े ऊबड़ खाबड़ से थोड़े मिल जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे होगा, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड दे आर ट्रिब्यूटरीज। अब बहुत सारे जो प्लेन्स होते हैं वो रिवर्स फॉर्म कर देती हैं और उनके ट्रिब्यूटरीज फॉर्म कर देती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? अगर एक बहुत बड़ी नदी में से थोड़ा हिस्सा नदी का अलग हो जाए, लेकिन वो बड़ी नदी से तो छोटा ही रहेगा, तो उस छोटी नदी को हम ट्रिब्यूटरीज बोल देंगे। एंड द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। अब क्या होता है, जो रिवर होती है जब वो माउंटेन से फ्लो करती है तो वो माउंटेन का जो स्लोप होता है उसको क्या कर देती है? इरोड कर देती है। ठीक है। एंड दे कैरी फॉरवर्ड द एरोडेड मटेरियल। या भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नदियां होती हैं जब वो पहाड़ से बहती हैं तो पहाड़ की अच्छी मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको अपने साथ बहा के ले जाती हैं। और जहाँ पे वो नदी समंदर में मिलेगी, तो समंदर में मिलने से पहले जितनी भी मिट्टी वो अपने साथ बहा के लाई है, वो समंदर में मिलने से पहले जो एरिया है वहां पे डिपोजिट कर जाएगी, और वहां पे आपको देखने को मिलेंगे प्लेन्स। और कई बार वहां पे डेल्टा फॉर्मेशन भी हो जाता है, जहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है। देखिए यहाँ पे बताया, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। वो जहां जहां से बहती हुई आती हैं, सारी मिट्टी और रेत, ये सब आपको वहां पे छोड़ के और समंदर में जाके गिर जाती है। इट इज फ्रॉम दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। और इन्हीं डिपॉजिट से क्या बनते हैं? प्लेन्स बनते हैं। और यहाँ पे देखिए बोला भी है कि जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। अब भाई हो गई, अब माउंटेन वाली जो मिट्टी लेके आ रही है ना। मान लीजिए बहुत दूर से नदी बहती हुई आ रही है 1000 किलोमीटर से, है वो पानी में मिलने से पहले जो एरिया वहां पे पूरी मिट्टी, अच्छी वाली मिट्टी छोड़ के पानी में मिल गई नदी, तो वो एरिया तो बहुत फर्टाइल हो जाएगा, और उस एरिया को प्लेन बोल दिया हमने। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी। अब प्लेन्स क्या होते हैं? देखिए, माउंटेन में अगर आपको बोले कि जाइए रेल की पटरी बिछाइए, तो आप कैसे बिछाओगे? बोले कि भाई मजाक कर रहे हैं यार आप तो, हम पहाड़ पे कैसे रेल की पटरी बिछाएं, बड़ी मुश्किल होगी, है ना। प्लेटूज पे तो आप चलो फिर भी बिछा लेंगे, आप प्लेन्स तो इतने इजी होते हैं, पूरे प्लेन है, पूरे प्लेन है, आराम से ट्रेन की पटरी बिछा दी, ठीक है, आराम से रोड बना दी, है ना, बिना मेहनत के। Thus these plains are very thickly populated regions of the world। इसलिए हमारी दुनिया में
सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मिलेंगे तो वो प्लेन वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। माउंटेन वाले एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, प्लेटूज में बहुत लिमिटेड, प्लेटूज में प्लेन से थोड़े कम लेकिन माउंटेन से बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, है ना। नदियों से बनने वाले बहुत बड़े बड़े प्लेन्स की अगर बात करें तो वो आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा और एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगस्टे इन चाइना। देखिए जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में बोला जाता है, एक नदी है इंडिया में जिसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और चाइना में उसको यांगस्टे बोलते हैं। सॉरी सॉरी, नॉट, ये यांगस्टे चाइना की कोई दूसरी नदी की बात हुई है, ठीक है। तो ये गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई और चाइना में ये जो नदी है ये सब क्या बनाती है, प्लेन्स बनाती है, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स बनाती है। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। हमारे ह्यूमन हैबिटेशन मीन जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं प्लेन जैसे एरिया हमारे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। देयर इज ग्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ पीपल्स एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस। अब जो लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये पूरा खुला मैदान आपको मिल गया तो आप यहाँ पे घर बना लेंगे, ठीक है, और अपनी कॉलोनी आप बिल्कुल अच्छे से आप अपनी सोसाइटी कॉलोनी डेवलप कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे आप कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। देखिए ये एक प्लेन वाले एरिया, देखिए यहाँ पे लोगों ने कितने अच्छे से खेती कर रहे हैं ना। ये देखिए ये वाले एरिया में आपको कुछ और इन लोगों ने उगाया है ना, तो ये पीछे आपको पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्लेन एरिया, देखिए आपको ये बिल्कुल प्लेन सा आपको दिख रहा है एरिया, है ना, ये इसको हम प्लेन्स के नाम से जानते हैं। और फर्टाइल सॉइल होने के कारण क्या होता है, ये एरिया बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया हो जाता है, किसके लिए, खेती बाड़ी के लिए, कल्टीवेशन के लिए। और हमारे इंडिया में भी एक प्लेन ऐसा है जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है और उस प्लेन को हम जानते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन के नाम से। यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना। अब जैसे हमारे इंडिया में जो उत्तर प्रदेश है तो ये इंडो गैंगटिक प्लेन के पास ही आपको देखने को मिलता है ना। एंड लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल में हम देखेंगे कि हम जो लोग हैं वो लैंडफॉर्म से कितना अटैच है, ठीक है, कितना हम उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। तरह तरह के लैंडफॉर्म्स हैं और उन पे हम इंसान अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो जो माउंटेनियस एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन एंड इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन और अ रोड इन अ प्लेन दैट देन अ माउंटेन, ठीक है। एक एक पहाड़ में आपको अगर रोड बनानी है तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप प्लेन में वो रोड बना रहे हो तो आपको इजी पड़ेगा। Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction। कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आ जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी फट जाते हैं, ठीक है, तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है, इससे भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, बहुत लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ठीक है। एंड लेकिन अगर हम बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी में लोअर द रिस्क, अगर हम अवेयरनेस फैलाएं और सावधानी बरतें तो हम ऐसे खतरों से बच सकते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरने वाला है तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे कि भाई इस साल पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है और बाढ़ आने का खतरा है, तो वी कैन प्रिपेयर बिफोर फ्लड, है ना। You may find out from your own surrounding in how many ways we use the land and water। अब ये तो आप भी जानते हैं कि हम पानी और जमीन का कितना ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी जो हम पानी की बात, सॉरी, कभी कभी जो हम जमीन है उसका गलत उपयोग भी करते हैं, ठीक है, हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं ना, वेस्टफुल मैनर। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ऑन अ फर्टाइल लैंड। अब देखिए जमीन का वो हिस्सा जो मान लीजिए बहुत फर्टाइल है, मतलब वहां पे आप खेती करोगे तो बहुत अच्छी से आपको फसल मिलेगी। अब आप उस एरिया में जाके कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो क्या मतलब ऐसे फर्टाइल लैंड का जहाँ पे आप खेती ही ना करें। आपको आपने वहां पे घर क्यों बना दिया, अरे आपको घर बनाना है तो आप उस एरिया में जाके घर बनाइए जहाँ की जमीन भी कैसी है, फर्टाइल नहीं है, वहां पे घर बना दीजिए, है ना। फर्टाइल लैंड को आप खेती के लिए यूज करिए। और वैसे ही बताया कि वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड, हम जमीन पे कचड़ा फेंक देते हैं, ठीक है, कूड़ा फेंक देते हैं।
इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, कभी कभी पानी में फेंक रहे हैं तो पानी गंदा हो रहा है, ठीक है। तो हमको अवॉइड करना चाहिए, वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर। मतलब हमको हमारे नेचर ने जो इतनी प्यारी प्यारी चीजें हमको जो दी हैं ना, माउंटेन्स दिए हैं, प्लेटूस दिए हैं, प्लेन्स दिए हैं, इनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। सॉरी, इनको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना, केयरलेस इनका यूज नहीं करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर यूज, है ना, ये फॉर अवर, मतलब ये जो हमारे को जितनी भी चीजें हमको यहाँ देखने को मिल रही हैं, ये सिर्फ हमारे यूज के लिए नहीं है ना, सबके लिए है। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, ये उनका भी पूरा हक बनता है उस जमीन पे, ठीक है। अब मान लीजिए आप पानी को गंदा करेंगे तो पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। एंड इट इज अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। और ये हमारी ड्यूटी भी कि हम आने वाली जनरेशन के लिए हमारी अर्थ को साफ सुथरा छोड़ के जाएं, ठीक है, हमारी अर्थ को खराब ना करें। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए, ये रिवर राफ्टिंग है। ये देखिए माउंटेनियस एरिया में जो नदियाँ होती हैं वो काफी स्लोप होता है, तो वहाँ पे बहाव बहुत तेज होता है, तो लोग वहाँ पे बोट में बैठ के ऐसे रिवर राफ्टिंग करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा।